अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं वेटिंग फॉर गोडो के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। जैसा कि सब स्टूडेंट्स जो वेटिंग फॉर गोडो को पढ़ चुके हैं, सब लोग ये अच्छी तरह से समझते हैं कि इस ड्रामा को पढ़ना तो आसान है, इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करना भी आसान है, लेकिन इसके क्वेश्चंस का आंसर देना थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत सारे जॉनरास को कवर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अब्सर्ड ड्रामा भी है, इसके साथ साथ एक मॉडर्न ड्रामा भी है, इसके साथ ही ये पोस्ट मॉडर्न ड्रामा भी है। अब देखा जाए तो अब्सर्ड थिएटर एक अलग ब्रांच है, मॉडर्न ड्रामा एक अलग जॉनरा है, और इसी तरह से पोस्ट मॉडर्न ड्रामा एक अलग जॉनरा है। और इसके अलावा फोर्थ जॉनरा जो इस ड्रामे में है वो है ट्रेजाई कॉमेडी। तो ये चार किस्म के जॉनरास को इस एक ड्रामा में मर्ज किया गया है, इसीलिए इसके क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करूँ। वीडियो में सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि वेटिंग फॉर गोडो इज़ अ मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा के जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है रियलिज़म, यानी एक ऐसा ड्रामा जिसको जब भी आप देखें तो आपको फील हो कि वो आपकी रियल लाइफ से मैच करता है। यानी मॉडर्न ड्रामाज ने फर्स्ट टाइम स्टोरी को इस तरह से एक्सप्लेन करना शुरू किया था कि कॉमन मैन की कहानी को इसमें एक्सप्लेन किया जाता था, और ऑडियंस हमेशा अपने आप को उस कैरेक्टर में देख सकते थे। तो अगर हम मॉडर्न ड्रामास के और फीचर्स देखें, रियलिज़म के अलावा सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था उसके अंदर बहुत ज़्यादा, यानी लेविश किस्म के स्टेज बनाने की बजाय स्टेज के ऊपर जो एटमॉस्फेयर था उसमें कलर्स के ज़रिए, लाइट के कम या ज़्यादा करके, डार्कनेस के ज़रिए और डिफरेंट कलर्स के ज़रिए, बैनर्स के ज़रिए चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता था। तो उस हिसाब से अगर हम वेटिंग फॉर गोडो को जज करते हैं तो ये एक वी कैन से राइटियसली इट इज़ अ मॉडर्न ड्रामा, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं एस्ट्रैगन एंड व्लादिमीर, वो बिल्कुल ही इस तरह के कैरेक्टर्स हैं कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो सम टाइम हम अपने आप को इमेजिन करते हैं कि वी आर वन ऑफ देम। और अगर हम अपने इर्द गिर्द दुनिया को देखें, दुनिया को जज करें, और पूरी दुनिया में हमें इस तरह के बहुत से लोग, बहुत से कैरेक्टर्स हमें नज़र आते हैं। इन कैरेक्टर्स को जब हम अपने साथ सिमुलेट कर लेते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों से सिमुलेट कर सकते हैं तो ये एक मॉडर्न ड्रामा है। इसके अलावा इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल, जैसे ट्री का सिंबल रिप्रेजेंट करता है इस दुनिया की अंदर जो डेवलपमेंट है, कि ट्री हम एक्ट 1 में देखते हैं कि ट्री जो था वो लीवलेस था, लेकिन एक्ट 2 में 3 और 4 लीव्स वहाँ आ चुके हैं, और जो रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया में चेंजेस आ रही हैं। और फिर इसी तरह से अगर हम कैरेक्टर्स को देखते हैं, एस्ट्रैगन, व्लादिमीर, ये दोनों कैरेक्टर्स, दोनों ट्रैम्प्स, इनकी जो हालत है, ये जॉबलेस है, हंगर है, और इनके पास दे हैव लॉट्स ऑफ टाइम बट दे डू नॉट नो हाउ टू स्पेंड, दे आर वेटिंग फॉर सो मैनी थिंग्स। तो हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इस तरह से हैट सिंबलाइज करता है माइंड को, और जिस तरह से हम देखते हैं कि व्लादिमीर का कैरेक्टर है वो हैट्स को बार बार उसके अंदर झांकता है, और लकी के हैट भी यहाँ पर है, और जिसे वो मुख्तलिफ हैट्स को चेंज करते रहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कम्प्लेक्सिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड। हमें अपनी लाइफ में हर वक्त डिसीजन मेकिंग और हमें अपनी लाइफ में चॉइसेस करनी पड़ती हैं, और हमारा माइंड स्प्लिट रहता है कि हम ये करें या वो करें, ये हासिल करें या उस मंजिल के पीछे जाएं। हमारी स्ट्रगल राइट साइड पे है या हमें इस फील्ड को चेंज करना है, हमारे लिए ये ऑक्यूपेशन सही है या वो, या एज अ स्टूडेंट ये सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना चाहिए था या वो। तो हम अपने माइंड को शफल करते रहते हैं। तो शफलिंग ऑफ हैट एक सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। फिर बॉलर हैट्स जो है वो जो सोल्जर्स पहनते हैं जंग के दौरान, और वो वॉर को रिप्रेजेंट करते हैं
कि हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि एवरी कंट्री इज़ प्लानिंग फॉर वॉर, एवरी कंट्री fears to neighbor countries, and every time he spends most of its budget on war weapons. तो बूट्स रिप्रेजेंट करते हैं रिजिडिटी एंड टफनेस ऑफ वॉर्स को। इस तरह से और भी बहुत से सिंबल इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और ये सिंबल्स जो हैं ये मॉडर्न ड्रामाज में इस्तेमाल किए जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि वेटिंग फॉर गॉडो इज़ अ मॉडर्न ड्रामा। अगर हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से वेटिंग फॉर गॉडो को देखें तो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी टू द एंड वी रिकग्नाइज द कैरेक्टर, हम उन कैरेक्टर्स को पहचानते हैं और हम उन कैरेक्टर्स की कहानी को समझ जाते हैं और हम उन कैरेक्टर्स की कहानी को के अंदर अपना कैरेक्टर या अपने जो इर्द गिर्द के लोगों के कैरेक्टर को फील करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि ये एक मॉडर्न ड्रामा है। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट नोट्स पर इस ड्रामे को जज करें तो इस ड्रामे में हमें ये नहीं पता कि ये दोनों ट्रैम्प्स कहाँ से आए हैं एंड वेयर आर दे गोइंग और किसका वेट कर रहे हैं। तो जहाँ पे किसी चीज़ के अंदर कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, एम्बिग्युइटी आ जाती है, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, वो पोस्ट मॉडर्निज़म है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है ये पोस्ट मॉडर्न जानरा ऑफ आर्ट है कि ऐसी पिक्चर, ऐसी तस्वीर मुसव्वर ने बनाई हो कि जिसमें हमें चीज़ें क्लियर ना हो और देखने वाला अपने हिसाब से उसके मीनिंग बना लेता है। तो ये जो ड्रामा है इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसकी जो स्टोरी है, इसके ओरिजिन का नहीं पता है, इसकी बिगनिंग मिडल और एंड का नहीं पता है और अनक्लियर है, एवरीथिंग इज़ अनक्लियर। कभी कभी हमें लगता है कि ये कैरेक्टर्स दे आर वन ऑफ अस, दे आर जस्ट लाइक अस, और फिर गौर करने पर पता चलता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये स्प्लिट ऑफ ह्यूमन बीइंग है कि इंसान जिस तरह से उसकी फ़िज़िकल जो डिज़ायर्स कुछ और हैं और उसकी मेंटल एम्बिशंस कुछ और हैं और इंसान डिफरेंट सोचता है और डिफरेंटली एक्ट करता है और स्प्लिट ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको जब हम इस एम्बिग्युइटी में, इस डिफ़िकल्टी, कम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स में फंस जाते हैं और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, तो ये पोस्ट मॉडर्निज़म है। पोस्ट मॉडर्न ड्रामास जो है उसमें चीज़ों को क्लियरली नहीं एक्सप्लेन किया जाता और उसके अंदर यानी मल्टी मीनिंग्स होते हैं। रीडर्स आर फ्री टू गिव टू एक्वायर दोज मीनिंग्स, यानी रीडर्स और स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस जब कभी भी उस ड्रामा को देखते हैं या पढ़ते हैं तो वो अपने परसेप्शन के हिसाब से उसके मीनिंग निकाल सकते हैं। फिर इसे हम पोस्ट मॉडर्न अप्रोच इसलिए भी कह सकते हैं कि इस ड्रामे के जो कैरेक्टर्स हैं ये मेटाफोरिकल कैरेक्टर्स हैं और ये मेटाफर है एवरी ह्यूमन बीइंग का, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, जब इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ था उससे लेकर और कमिंग फ्यूचर तक इंसान ऐसा ही है। क्योंकि इसमें हम एक्ट 1 में देखते हैं कि दे आर वेटिंग और एक्ट 2 में देखते हैं दे आर वेटिंग, दे आर ट्राइंग टू मूव बट दे आर अनएबल टू मूव, और ऐसा लगता है कि दे आर वेटिंग फॉर डेथ, दे आर वेटिंग फॉर सैल्वेशन। तो इस तरह से ये ड्रामा जो है ये मेटाफोरिकल मीनिंग भी रखता है और एम्बिग्वस है और ये पोस्ट मॉडर्न फीचर्स को भी बहुत बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्लियर स्टोरी नहीं है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वो कहाँ से आए हैं या उन कैरेक्टर्स के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि ये क्लियर नहीं है। और इसका प्लॉट इस ड्रामे का और इसकी स्टोरी जो है वो एक मॉडर्न ड्रामा की तरह या क्लासिकल ड्रामा की तरह परफेक्ट स्टोरी नहीं है। तो ये जो एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी जो है वो इस ड्रामे को पोस्ट मॉडर्न ड्रामा बनाता है। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो है उसकी ये मेन फीचर है कि दैट इज़ सो रियलिस्ट नॉट क्लियर। का थीम भी अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ है। अब्सर्डिटी मीन नॉट क्लियर, जिसका कोई ऑर्डर ना हो, तरतीब ना हो, उसको हम पोस्ट मॉडर्न पीस ऑफ आर्ट या पोस्ट मॉडर्न जानरा ऑफ लिटरेचर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट ड्रामा है
जो एट द सेम टाइम बहुत से जॉनरास को टच करता है। और आज की वीडियो में हमने पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न फीचर्स ऑफ ड्रामा को डिस्कस किया है। आई होप आपको आज की वीडियो में जो वेटिंग फॉर गोडो है एज अ मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न ड्रामा आपको समझ आया होगा। अब जब भी इस क्वेश्चन को आप अगर इस क्वेश्चन को या ये थीम अगर आपके क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए आपने सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज़म या मॉडर्निज़म दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। फिर आपने इसी कहानी को, पूरी स्टोरी को उस हिसाब से लेके चलना है। सपोज़ अगर हम ये बता रहे हैं कि ये एक मॉडर्न ड्रामा है, तो फिर हमें फ़ीचर्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा के हिसाब से इसे बताना होगा, क्योंकि 100% इस ड्रामे में मौजूद है। फिर अगर जब हम इसे पोस्ट मॉडर्न ड्रामा के हिसाब से बताएंगे, तो फिर हम इसी कहानी को उस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें क्लियर नहीं हैं, तो ये फिर बन जाएगा पोस्ट मॉडर्न ड्रामा। तो स्टोरी तो वही है, कैरेक्टर्स भी वही हैं, बस अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि व्हाट इज़ मॉडर्निज़म एंड व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज़म, तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं। तो बस यही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका होता है कि आप उस क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रो आपको आना चाहिए, और उसे आप फिर इस स्टोरी के ऊपर अप्लाई करते हैं। स्टोरी या कैरेक्टर्स तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट्स का पता है कि व्हाट इज़ मॉडर्निज़म, व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज़म, तो आप इसे बता पाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, और इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और मुझे उम्मीद है कि आपकी स्टडीज़ में या आप लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी आपके लिए, टाइम सेविंग भी होंगी, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत टाइम कंज्यूम करके कलेक्ट की जाती हैं, जिससे आप 10-12 मिनट की वीडियो में इजीली सीख लेते हैं और आप उसे अपनी असाइनमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।